स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर किसे नहीं पसंद। जब वो टाइम पर आकर सबको बचा लेता है या फिर फाइनली अपनी फुल पावर सबको शो करता है तो हमारे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ पावर लेवल ही नहीं होता है। जैसे कि कोड गियास एनिमे का मेन कैरेक्टर लुलुच फिजिकल एबिलिटीज़ में एवरेज, मैक चलाने की एबिलिटी में पुअर और फाइटिंग एबिलिटीज़ तो बिल्कुल जीरो। हाँ, उसके पास किसी को भी कंट्रोल करने की पावर थी, लेकिन अगर उसके पास उसका तेज दिमाग ना होता तो ये पावर उसके किसी काम की ना होती। दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा री जीरो की। सुबारू एक एवरेज लड़का है, कोई फाइटिंग एबिलिटीज़ नहीं, कोई मैजिक पावर नहीं, सिवाय एक के कि वो मरने के बाद पिछले सेव चेक पॉइंट पर वापस पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके पास ना ही कोई स्पेशल पावर है, ना ही कोई मैजिक एबिलिटी और ना ही वो लड़ना जानता है। उसके पास अगर कुछ है तो वो है उसका तेज दिमाग। मैं बात कर रहा हूँ द एम्बर नाइट की। एम्बर नाइट एक साउथ कोरिया की कॉमिक है जिसको मानवा बोलते हैं, जैसे कि सोलो लेवलिंग, वो भी एक मानवा ही है। अगर तुम लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो होते तो काफ़ी वीक हैं लेकिन हर सिचुएशन को अपनी चालाकी, माइंड गेम्स और थोड़ी सी किस्मत से सोल्व कर लेते हैं, तो तुम लोगों को ये मानवा जरूर पसंद आएगी। तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से सवाल से कि अगर एक आर्मी के पास टोटल 7,463 सोल्जर्स हैं और उनके दुश्मनों के पास लगभग 10,000 सोल्जर्स हैं तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। तो एक लड़का हाथ ऊपर करके जवाब देता है कि 7,463 सोल्जर्स वाली आर्मी जीतेगी, क्योंकि जिस आर्मी को अपने सोल्जर्स के एकदम सही गिनती के बारे में पता है वो लगभग 10,000 वाली आर्मी से नहीं हार सकती। ये सुनकर टीचर कहती है कि उसका जवाब सही है और बताती है कि नॉलेज ही पावर है और जो लोग इस बात को समझते हैं वो ही नाइट बन सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब बच्चे इधर नाइट बनने की ट्रेनिंग में हैं और ये उनकी टीचर है, और जिसने इस टीचर के सवाल का सही जवाब दिया था उसका नाम है नाजिन। फिर वो सभी को 100 चक्कर लगाने को बोलती है सिवाय नाजिन के, क्योंकि उसने सही जवाब दिया था। टीचर के जाने के बाद वहां खड़ी लड़की नाजिन से गुस्सा है, क्योंकि जब वो सब टीचर के साथ प्रैक्टिस फाइट कर रहे थे तो नाजिन वहां खड़ा चुपचाप बस देख रहा था। उसने पूरे टाइम हाथ तक नहीं उठाया। वो उससे पूछती है कि क्यों उसने फाइट में उनकी मदद नहीं की, जबकि वो उन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। नाजिन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़की उस पर हमला कर देती है, पर वहां खड़ा लड़का उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि उसे नाजिन की सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते नाजिन के घर में आग लग गई थी जिसमें उसकी इकलौती फैमिली यानी कि उसका भाई आग में जलकर मर गया था। चैप्टर के एंड में हमें पता चलता है कि असल में ये जो लड़का है वो नाग्युन है और जो आग में जलकर मरा था वो नाजिन था। जुड़वा भाई होने के कारण ये बात किसी को भी नहीं पता। दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां शुरू में दिखाए गए बच्चे नाग्युन को पीट रहे हैं और उनमें से एक उस पर थूक कर चले जाता है। रास्ते में नाग्युन को एक मैगजीन के फ्रंट कवर पे उसके भाई की फोटो दिखती है। वो उस मैगजीन को दुकानदार से खरीदता है, लेकिन दुकान का मालिक वो मैगजीन उसके चेहरे पर फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस गांव के लोग नाग्युन से नफरत करते हैं। अगर नाग्युन ने इतने सालों तक इस गांव में रहकर कुछ सीखा है तो वो है लोगों के चेहरे पढ़ना। मैगजीन को पढ़ते ही नाग्युन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मैगजीन में लिखा होता है कि नाइट्स को स्टूडेंट्स की जरूरत है, यानी कि योद्धाओं को छात्रों की जरूरत है। दूसरे पन्ने पर लिखा होता है कि एक स्टूडेंट नेशनल मॉक एग्जाम में दूसरे नंबर पर आया है और पॉपुलैरिटी के मामले में वो सभी स्टूडेंट से पहले नंबर पर आया है, और उस स्टूडेंट का नाम है नाजिन, जो कि नाग्युन का भाई है। यह पढ़ते ही नाग्युन खुश हो जाता है। उसके बाद नाग्युन अपना काम खत्म करके अपने बॉस के पास काम के पैसे लेने जाता है, लेकिन वो उसे सिर्फ आधे पैसे देने की बात करता है। नाग्युन उससे बहस करता है तो वो उसके पैसों का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही देता है, जिसे नाग्युन को मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि पूरे गांव में उस आदमी के अलावा उसे और कोई काम नहीं देता। पूरा गांव उससे नफरत करता है, क्योंकि 10 साल पहले नाग्युन ने पूरे गांव को आग लगा दी थी, जिसमें काफी घर जल गए थे और कुछ लोग भी मर गए थे। उसके बाद नाग्युन नाजिन से मिलता है। नाजिन को देखकर नाग्युन अपनी सारी तकलीफों को भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ है। उसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए घर की ओर चलते हैं। घर का दरवाजा खोलते ही कुछ मास्क पहने लोग नाग्युन पर हमला कर देते हैं, लेकिन नाजिन उसे बचा लेता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पर नाजिन को मारने के लिए आए हैं। नाग्युन को इन सबसे दूर करने के लिए नाजिन घर का दरवाजा बंद कर देता है और सबसे घर के अंदर अकेला ही लड़ता है। नाजिन असल में काफी स्ट्रांग है। वो जल्दी ही उनमें से 2-3 लोगों को ठिकाने लगा देता है, लेकिन कम जगह होने के कारण वो अच्छे से नहीं लड़ पाता। ये देखकर उस ग्रुप का लीडर बाहर खड़े नाग्युन पर हमला कर देता है।
नाजिन अपने भाई को बचा तो लेता है लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। उस ग्रुप का लीडर नागिन को दो ऑप्शन देता है, या तो वो दोनों उसके हाथों से मर जाएं या फिर नागिन अपने भाई नाजिन को मार डाले। नाजिन अपने भाई को बचाने के लिए खुद को मार डालता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जाते जाते उनके घर को आग लगा देते हैं। नागिन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए खुद को नाजिन बना लेता है। वो सबको बताता है कि आग में जो मरा वो नागिन था और जो बच गया वो नाजिन। जुड़वा होने के कारण किसी को उस पर शक भी नहीं होता। नागिन ये सब इसलिए करता है क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि नाजिन अभी जिंदा है तो वो उसे मारने के लिए फिर से आएंगे। नागिन को शक है कि उस ग्रुप में से एक उनके कोई करीब का है। वो जानना चाहता है कि उस मास्क के पीछे कौन था। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में पीछे से उसकी टीचर आ जाती है। नागिन को शक है कि ये उस ग्रुप में से एक हो सकती है, लेकिन वो अभी उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी ताकतवर है। वो उससे यहाँ आने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि उसे पता है कि वो नाजिन नहीं बल्कि नागिन है। ये थे इस मानुआ के पहले 3 चैप्टर। अगर तुम लोगों को माइंड गेम्स पसंद है या ऐसी स्टोरीज पसंद है जिसमें वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो तो ये मानुआ तुम लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस स्टोरी का मेन करेक्टर नागिन एक्चुअली में काफ़ी वीक है। वीक का मतलब ये नहीं कि वो चल फिर नहीं सकता या फिर एक दो मुक्के नहीं मार सकता। असल में उसके आसपास के लोग जैसे कि उसके गांव के बच्चे या उसकी टीचर इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनके सामने वो एक माचिस की तीली जैसा है। एक गलत कदम और वो खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम लोगों ने री-ज़ीरो एनिमे देखा है तो तुम सुबारू और राइनहार्ड को भी जानते होगे। तो समझ लो कि हमारा मेन कैरेक्टर सुबारू की तरह वीक है और बाकी सब राइनहार्ड जैसे ताकतवर हैं। बस फर्क इतना है कि नागिन के पास मरकर वापस आने की पावर नहीं है। और जिनको री-ज़ीरो के बारे में नहीं पता तो उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पर सोलो लेवलिंग की बात करते हैं। पावर्स मिलने से पहले संग जिनवू दुनिया का सबसे वीक हंटर था। एक डी रैंक हंटर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो बस हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके जैसा वीक है। फर्क बस इतना है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं सिवाय उसके तेज दिमाग के। एक और प्रॉब्लम उसके लिए ये भी है कि उसका भाई नाजिन काफी स्ट्रॉन्ग था। सब जानते हैं कि नाजिन नाइट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अब प्रॉब्लम ये है कि सब समझते हैं कि आग में जो मरा वो नागिन था। इसके चक्कर में अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नागिन को उसके भाई के जैसे बर्ताव करना पड़ता है। जैसे कि चैप्टर के शुरू में जब वो लड़की उससे पूछती है कि क्यों उसने टीचर के साथ फाइट में उनकी मदद नहीं की और बस खड़ा खड़ा देखता रहा, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। ऐसी सिचुएशन हर दूसरे चैप्टर में आती रहती है और इन सब से निकलने के लिए नागिन के पास अगर कुछ है तो वो है बस उसका दिमाग। हर सिचुएशन में वो ऐसी ऐसी माइंड गेम्स खेलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें उसका थोड़ा सा लक उसे बचा लेता है, पर ऐसी सिचुएशंस काफ़ी कम हैं। वो सिचुएशंस को रीड करने और लोगों के चेहरे पढ़ने में काफ़ी माहिर है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो ट्रेनिंग करके बाद में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या फिर उसके पास कोई स्पेशल पावर आ जाएगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। अभी तक मेन कैरेक्टर वीक ही है। शुरू के कुछ चैप्टर मेन कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे अगले चैप्टर में और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो अपने आप में अलग से इंटरेस्टिंग साइड कैरेक्टर्स हैं। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं इस मानुआ के, लेकिन मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता। बाकी इस मानुआ का आर्ट स्टाइल काफ़ी बढ़िया है। कैरेक्टर्स के डिज़ाइन से लेकर उनके रिएक्शंस तक और एक्शन सीक्वेंस तो इतने डिटेल में है कि तुम लोगों को उसका इम्पैक्ट फील होगा। वैसे तो इस मानुआ का एक प्रीक्वल भी है एपिक ऑफ गिलगामेश के नाम से, लेकिन इस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए तुम्हें प्रीक्वल स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं। इस मानुआ के अभी तक 146 चैप्टर हैं और मुझे नहीं लगता स्टोरी वाइज ये अभी तक आधी भी कंप्लीट हुई है। इसके 1-2 महीने बाद इकट्ठे 2-3 चैप्टर अपडेट होते रहते हैं। सो अगर तुम इसका कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। आई सजेस्ट कि तुम लोग इस मानुआ को जहाँ तक चैप्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ तक पढ़ो, फिर इसे अपने अपडेट लिस्ट में डाल लो। आई नो हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अपना मूड होता है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मानुआ के एटलीस्ट 10 चैप्टर तो रीड करो। आई जस्ट वांट कि मैं तुम लोगों को अच्छी क्वालिटी की मांगा या एनिमे रिकमेंड करता रहूँ। बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को यह मानुआ अच्छी लगी या नहीं, और अगर तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई सजेशन है या कोई कंप्लेंट है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी दूसरी वीडियोज़ भी चेकआउट करो और अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।